गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें हमने वी की स्टडी की, आई की स्टडी की, वोल्टेज को देखा, करंट को स्टडी किया, ओम्स लॉ के थ्रू आउट हमने वोल्टेज और करंट के रिलेशन को स्टेब्लिश किया, समझा उन चीजों को कि वी है वो आई पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो वहां पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया। कौन सा? आर। दैट मींस रेजिस्टेंस। तो आर को आज स्टडी करते हैं कि आर बेसिकली क्या है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या ये ऑलवेज कांस्टेंट है या ये प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। हमने चार्ज की स्टडी की थी, तब हमने बात की थी कि चार्ज फ्लो इन आउटर साइड टू द कंडक्टर वायर। ऑलवेज आउटर साइड से फ्लो होगा। रीजन, मिनिमम रेजिस्टेंस फील होता है किसी भी सरफेस से जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है। तो बेसिकली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस किसी भी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जैसे कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? चार्ज के फ्लो का अपोज करेगा। दैट मींस रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी दैट oppose the flow of a current in the electric circuit. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम्स। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे डिपेंड करते हैं। ये ओम का सिंबल है जो आपके सामने विजिबल है। और रेजिस्टेंस आर कहां से फाइंड आउट हुआ था? V इक्वल्स टू आई आर। यहां पे हमने वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव किया था तो हमारे पास क्या आया था? आर। अगर आर की फॉर्म में मैं वी और आई को डिस्कस करता हूं तो वी क्या है? वी अपॉन आई। आर इज इक्वल्स टू रेशियो फाइंड आउट टू वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट है इसके बेसिस पे आर जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी एक वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो हो रहे होते हैं। तो वायर बेसिकली किसका है? सॉलिड का बना हुआ है। सॉलिड के अंदर जो एटम्स है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं नहीं, तो उन एटम्स के बेसिस पे या उस एटम्स की स्ट्रक्चर पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो उन पे रेजिस्टिव फील करेगा, उनको हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। उसी हिंड्रेंस को या अवरोध के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनको कुछ रेजिस्टेंस फील होगा, उनको कुछ अवरोध फील होगा, जिसको हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो आउटर सरफेस है इससे मिनिमम प्रोड्यूस रहता है जबकि इनर साइड से मैक्सिमम रहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो हो रहे होते हैं तो वहां पे कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर R इक्वल्स टू वी अपॉन आई की बात कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है? वोल्टेज और आई का रेशियो। अब यहाँ पे एक यूनिट डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक यूनिट डेफिनेशन की बात करते हैं। आर के लिए क्या कह सकता हूं मैं? 1 ओम। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। आर की यूनिट क्या है? ओम। वोल्टेज की वोल्ट, करंट की एम्पियर। दैट मींस 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको यूनिट डेफिनेशंस भी कहेंगे जो कि हमारे यहाँ पे आरएक्स पॉइंट्स में। इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर मैं 1 एम्पियर की करंट को फ्लो करता हूं, किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर की करंट को फ्लो करते हैं, then having potential difference of 1 volt, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 volt, then resistance is conductor is said to be 1 ohm. that means अगर किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, जब उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कितना रेजिस्टेंस फील होगा? 1 ओम। इनको यूनिट डेफिनेशंस बोलते हैं। तो कई बार ये चीजें आपको हेल्प करती हैं उन चीजों को डिफाइन करने में, डिस्क्राइब करने में सिंपल वे में। ठीक है। रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। अब एक रेजिस्टेंस और रजिस्टर, एक वर्ड और भी आता है रजिस्टर। रजिस्टर कंपोनेंट है जबकि रेजिस्टेंस क्या है? फिनोमिना है। रेजिस्टेंस आपको सब जगह मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको हर जगह मिलेगा। कोई भी एक वायर पिक कीजिए आप, सर एक वायर है किसका? कॉपर का, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। सेकेंड वायर पिक कीजिए आप, कोई भी एक सिंगल वायर पिक किया, बोले ये वायर किसका है? एल्यूमिनियम, रेजिस्टेंस यहां भी मिलेगा।
अगर आप सिल्वर के वायर की बात कर रहे हो जो कि कॉस्टली एफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बात करता हूँ सब्सटेंस के बेसिस पे, तो जो सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस वहां भी होगा, लेकिन कंपेरेटिव टू मिनिमम सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन तीनों सब्सटेंस में किसका होगा? सिल्वर, सॉरी एल्यूमिनियम, उसके बाद में उससे कम रेजिस्टेंस कॉपर, और उससे कम रेजिस्टेंस सिल्वर। लेकिन रेजिस्टेंस तो सब में है। रेजिस्टेंस दैट मींस अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का जो चीज अपोज कर रही है वही क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कुछ चीजों पे डिपेंड भी करता है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम आर के ऊपर स्टडी करते हैं कि जो आर है, रेजिस्टेंस है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट मींस आर है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से दैट इफ माय वायर इज लेंथ एल, अगेन अगर मैं एक इससे डबल लेंथ का वायर पिक करता हूं जिसकी लेंथ 2L है, तो इनका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर। अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R। रीजन, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डबल। अगर मैं लेंथ को हाफ करूंगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाफ होगा। दैट मींस वायर की लेंथ के बेसिस पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका कोई एग्जांपल? ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है ये देखो, ये जैसे हमारे पास केबल्स होती हैं, चार्जिंग केबल। इन चार्जिंग केबल की लेंथ या तो 1 मीटर रहती है या 1.2 मीटर्स रहती है। लेंथ कितनी मिलेगी? 1 मीटर या 1.2 मीटर। ऐसा क्यों है? क्या 5 मीटर की केबल अब प्रेजेंट नहीं मार्केट में है? लेकिन ये अगर मैं 5 मीटर की केबल परचेज करता हूं कॉपर की, वो ऑप्टिकल फाइबर्स की डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल कॉपर की, तो अगर लेंथ इंक्रीज करूंगा तो क्या उतना एफिशिएंटली मेरे मोबाइल को चार्ज कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए मार्केट में या मोबाइल फोन के साथ जो हमें केबल मिलती है चार्जिंग, वो 1 मीटर 1.2 मीटर से मिलती है। अगर इससे ज्यादा मैं 3 मीटर या 5 मीटर की केबल यूज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और वो उतनी करंट को एफिशिएंटली मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उसके लिए मेरे को अडेप्टर चेंज करना होगा, हाई वोल्टेज का अडेप्टर। ठीक है। सेकंड, लेंथ ऑफ कंडक्टर स्टडी किया। सेकंड क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर। अब ये एरिया ऑफ कंडक्टर किस बेसिस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरा जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहेंगे, ये कोई भी विड्थ, मैं थिकनेस की बात करूंगा, एरिया क्या होगा? थिकनेस। मेरे पास जो वायर ए है, मेरे पास जो फर्स्ट वायर है, अगर इसका रेजिस्टेंस मैं आर मानता हूं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है उसका रेजिस्टेंस आर है, अगर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल किया तो मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R या R/2? R/2। रीजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को जस्ट डबल करता हूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जितना वाइडर करोगे रेजिस्टेंस उतना ही रिड्यूस होगा। क्लियर? लेकिन इसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन क्रिएट होता है, सर हमारे हाउसेस के अंदर जो वायर्स हैं वो 0.5 1 mm, सॉरी 0.5 mm 1 mm 1.5 mm ही रहते हैं। हमें अगर रेजिस्टेंस थिकनेस इंक्रीज करने से कम होता है तो हम बेसिकली थिक वायर यूज क्यों नहीं करते, मोटे मोटे वायर यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। रेजिस्टेंस से उतना करंट का लॉस नहीं होगा जितना आप थिक वायर यूज करने से होगा। क्लियर? इसका डायरेक्टली रिलेशन पैसे से है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को एक कोफिशिएंट क्लिक से रिप्रेजेंट करते हैं, रो। नेचर ऑफ मटेरियल दैट मींस अगर मैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, और यहां पे मैं
आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट, जिसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये रो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? इस चीज को ब्रैकेट में बंद करो। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, अगर इसकी बात करता हूं, ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट डिफरेंट होगा। क्लियर? कॉपर की बात करूंगा तो उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो उसका डिफरेंट होगा। तो बेसिकली मेरे सब्सटेंस के मेटेरियल पे वो किससे बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है? तो बेस्ट एग्जांपल मोटर की जो बाइंडिंग होती है, जैसे फैन मोटर, कूलर की मोटर, या मैं किसी की मोटर की बात करता हूँ, मोटर की जो बाइंडिंग होती है अगर वो कॉपर से करते हो, आटा चक्की के एग्जांपल लेते हैं, आटा चक्की 1 हॉर्स पावर या 1.45 हॉर्स पावर पे हमारे मार्केट में मिल रही होती है। ठीक है? अगर मैं कॉपर की मैन्युफैक्चर, जो कॉपर की बाइंडिंग के बेसिस पे आटा चक्की की बात करता हूँ, उसको मैं कंटिन्यूअसली 1.5 आवर्स तक या मोर देन 1 आवर रन कर सकता हूँ। क्लियर? लेकिन अगर वहीं पे मैं एल्यूमिनियम की आटा चक्की लेता हूँ, थोड़ा कॉस्टली चिप मिलेगा मेरे को, सस्ती मिलेगी वो, लेकिन क्या मैं उसको 1 से 1.5 घंटे यूज कर सकता हूं? नहीं। क्यों? रीजन रीजन मेरा जो कॉपर होगा उसका रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली लो होगा। किससे? एल्यूमिनियम से। किससे? एल्यूमिनियम से। अगर एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हाई है तो वो बेसिकली हीट भी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, और अगर कॉपर का रेजिस्टेंस लो है तो वो हीट भी लो अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। और ये हीट का रिलेशन यहाँ ऐसा डिस्क्राइब करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर मशीन को, आटा चक्की की मशीन को कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक रन करते हो, तो अगर वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, उसकी बाइंडिंग जो है वो एल्यूमिनियम से है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगी, तो उसको बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉपर। रीजन, कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस लो रहता है तो वो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो हमारे पास ये जो सिंबल है या कांस्टेंट है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर ऑफ मैटर, या फिर किस बेसिस पे हो या किस मटेरियल का बना है, मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के बेसिस पे डिपेंड करेगा, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट लेते हैं जो कि उस सब्सटेंस पे है, उस मैटर पे डिपेंड करता है जिससे मेरा वो वायर बना हुआ है। क्लियर? इतना समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशंस। ओके, ठीक है। कॉम्बिनेशंस की स्टडी करते हैं। कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या हुआ? कॉम्बिनेशन दैट मीन्स एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को मैं कंबाइन, अटैच कर रहा हूं। रेजिस्टेंस सिंबल 8th क्लास में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मैं उसको अज्यूम करके चल रहा हूं को आपको आती है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहा हूं। जब एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं क्लासेस कंडक्ट करूंगा, आपको बिल्कुल बॉटम टू टॉप तक लेके चलेंगे। लेकिन अभी कुछ एक +1 क्लासेस हो रही हैं कि 10th से थोड़ा सा ऊपर लेवल, कॉम्पिटिशन लेवल बोल सकते हो, या आपके पास बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर 10th जिनके अंदर आपको 10th के बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चल के स्टडी करना होगा। तो ये क्या है मेरा एक रेजिस्टेंस, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल है, सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर्स, ये सब आप 8th में स्टडी कर चुके हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जब भी बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने कहां देखा होगा? बैटरी, हाँ, मैंने लास्ट एग्जांपल किसका दिया था? रिमोट के सेल्स का एग्जांपल दिया था। आपके पास ये दो जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं किस तरह से कनेक्टेड है? ये एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव। अगेन देखिए एक बार यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं।
प्रॉपर सेल्स को देखते हुए डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर इसका टॉप इस साइड में है तो इसका बॉटम इस साइड में है, क्लियर। ये उन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझ आएगी जिन्होंने बचपन में वो जो रिमोट वाली कार है उसको तोड़ के देखा होगा। जहां पे टिप रहता है वो क्या है, प्लस। जहां पे प्लेन रहता है वो माइनस, प्लस माइनस। अब इस कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि यहां से मैंने प्लस का आउटपुट लिया, अगेन इस सेल का जो माइनस है वो दूसरे, यहां पे एक आयरन की प्लेट है, ये प्लेट किसकी है, आयरन की है, जो फर्स्ट सेल के नेगेटिव को सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रही है, और मेरे को आउटपुट किससे मिला, सेकंड सेल के नेगेटिव से। ये कई बार आपको जो टॉर्च वगैरह है उसमें कुछ इस तरीके से भी कनेक्ट मिलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से मेरे को वायर मिलता है, ये मेरा कनेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, जो कि आउटपुट बल्ब के लिए रहता है या स्विचेज में रहता है। 8th क्लास में आपके टॉर्च के कनेक्शन थे, कुछ इसी तरीके से टॉर्च आती है, और यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है जिसको आप ऑन ऑफ कर रहे होते हो। तो बेसिकली आप यहाँ से जो कनेक्शन है ये कंप्लीट कर रहे होते हो, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थे, ये क्या थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहूंगा, जिसका फर्स्ट का जो एंड है वो सेकंड के फर्स्ट से कनेक्ट रहता है इनिशियल पॉइंट से, सेकंड का जो एंड है वो थर्ड के इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट रहता है। दैट मीन्स फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, कुछ ऐसा ही है। इसी तरीके से हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, R1 R2 R3, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है जिनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। एक मेरे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जर्व क्या कर रहे होंगे कि आपके पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ लार्जर और शॉर्टर जो बैटरी के टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लेग्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से, ये जो प्लेट की लेंथ दिखाई दे रही है, जो लार्जर प्लेट है वो ऑलवेज पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो शॉर्टर वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एलईडीज देखिए मार्केट में जो कि 1 रुपए में मिल रही होती है, उनके भी लेग्स कुछ इसी तरीके से, जो लार्जर लेंथ रहती है वो ऑलवेज पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है और शॉर्टर नेगेटिव को। ये आपको एलईडीज में मिलेंगे, डायोड के अंदर मिल सकते हैं, लेकिन रजिस्टर में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि रजिस्टर्स का कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, उसको किसी भी तरीके यूज करो, जैसे इनके पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं है। एलईडीज के रहेंगे, डायोड के रहेंगे, एलईडीज ऑल्सो ए डायोड। अब इस चीज को वापिस आते हैं, V वोल्ट मेरी बैटरी के अक्रॉस क्रिएट हुआ, मेरे बैटरी का वोल्टेज कितना है V। देन फर्स्ट पे कुछ ड्रॉप आउट होगा, सेकंड पे कुछ ड्रॉप आउट होगा, थर्ड पे कुछ ड्रॉप आउट होगा। तीन टर्म्स हैं मेरे पास, कौन कौन सी, फर्स्ट V, सेकंड I, थर्ड R। ओम्स लॉ के बेसिस पे अगर मैं डिस्कस करता हूं, ओम्स लॉ के बेसिस पे अगर मैं डिस्कस करता हूं, दैट मींस V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को, I करंट को, R रेजिस्टेंस को। सबसे पहले करंट की स्टडी करते हैं कि जब मैंने सर्किट को कंप्लीट किया तो इसके अंदर से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। यहां से जितना करंट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए बैटरी से निकले, सपोज मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहती है हमारे करंट की, हम करंट की बात करेंगे, ठीक है। जितना करंट मेरे बैटरी से इमिट हुआ, क्या उतना सेम करंट R1 से पास होगा, ऑफ कोर्स। रीजन, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स को किस बेसिस पे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाइक राइडर्स मान सकते हैं।
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो बिल्कुल दोनों का नेचर बिल्कुल सिमिलर रहेगा। कैसे? जैसे अगर मैंने चार्जेस की बात की थी तो चार्जेस ऑलवेज फ्लो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बाइकर्स भी सेम ही कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास 6 लेन है तो जो बिल्कुल बाहर की लेन है वो किसके लिए रहती है? बाइकर्स राइडर्स के लिए रहती है कि वो बिल्कुल विदाउट ट्रैफिक को प्रोड्यूस किए या इफेक्ट किए हुए मेरे स्ट्रेट जा सके। वरना बाइकर्स जस्ट लेफ्ट राइट या कोई भी ट्रक, देन उसके बाद में लाइट व्हीकल्स, फिर कार और लास्ट में बाइक्स, और उसके बाद में फुटपाथ भी रहता है। तो R1 अगर मैं जब तक जो राइडर्स है उनको जब तक कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा या मैं बोल सकूं कि एक सेकंड पाथ नहीं मिलेगा तब तक वो सेम हाईवे या सेम रोड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जब तक शॉर्टकट नहीं मिलता या उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए पाथ नहीं मिलता वो सेम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास ऑन होंगे उतने ही R1 से पास होंगे। जितना R1 से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगी उतने ही R2 से होंगी, उतने ही R3 से होंगी। दैट मीन्स मेरा जो मेरा करंट है वो क्या है? सेम। तो क्या R सेम है? नहीं सर, R1, R2, R3 तीन आपने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है। तो क्या वोल्टेज भी सेम रहेगा? नहीं, ऑब्वियसली वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो अब इस बैटरी के अक्रॉस बात करते हैं कि टोटल बैटरी से कितना वोल्टेज इमिट हो रहा है? V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस कंबाइन। आर क्या है? टोटल करंट जितने मेरी सर्किट में फ्लो हुई है। V क्या है? टोटल बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज है, या EF मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितना टोटल मेरा बैटरी का EMF है वो ड्रॉप आउट होगा, कुछ R1 पे, कुछ R2 पे, कुछ R3 पे। क्लियर? तो टोटल वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? इस V के इक्वल्स टू होगा। दैट मीन्स एक बार दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू V2, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये V1 V2 V3 क्या है? बोल सर V1 V2 V3 बेसिकली अगर मेरे को R1 पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आउट हुआ है वो कैलकुलेट करना है तो किसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप आउट किसे कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियोमीटर इन वोल्ट मीटर। तो मैं यहां पे इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा जिसकी रीडिंग कितनी होगी? V1। सेकंड, मैं R2 के भी पैरेलल कनेक्ट क्यों किया ये डिस्कस हो चुका है। वोल्ट मीटर का हाईएस्ट रेजिस्टेंस होने की वजह से उसको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर किसी टर्मिनल्स के अक्रॉस मेरे को चेक करना है तो उसके पैरेलल कनेक्ट करने होगा। R1 पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप आउट होगा वो उसके पैरेलल कनेक्ट करने पे फाइंड आउट होगा। R3 उसके पैरेलल मैंने V3 के कनेक्शन। ये मेरे 3 वोल्ट मीटर्स हैं जो कि V1 ड्रॉप आउट चेक करता है R1 पे कितना हुआ, V2 R2 पे कितना हुआ, V3 R3 पे कितना हुआ। क्लियर? अब V1 की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? V1 इज करंट कितना है? सेम I। जितना R1 से पास होगा उतना ही R2 से, उतना ही R3 से। दैट मीन्स I की जगह R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू I R1, V2 इज इक्वल्स टू I R2 एंड V3 इज इक्वल्स टू I R3। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, 4 इक्वेशंस है जिनमें सबसे फर्स्ट टोटल वोल्टेज, सेकेंड पोटेंशियल ड्रॉप आउट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट, V2 पोटेंशियल ड्रॉप आउट रेजिस्टेंस सेकेंड एंड V3 इज पोटेंशियल ड्रॉप आउट ऑफ रेजिस्टेंस थर्ड। अब इन सब की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की वैल्यू इस इक्वेशंस में रखते हैं। क्यों? ये आपको 11th क्लास में बेसिकली मैं डिफाइन कर दूंगा, नेक्स्ट जो क्लासेस रहेंगी, लेकिन ये आपको 12th के फर्स्ट इलेक्ट्रिक चैप्टर में मिलेगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि टोटल बैटरी के अक्रॉस जितना ईएमएफ है, टोटल बैटरी के अक्रॉस जितना ईएमएफ है वो मेरे
जितने भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के अर्थमेटिक सम के इक्वल होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बैटरी का जितना टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आउट है वो मेरे सर्किट के अंदर जितने रेजिस्टेंस है उन पे होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप आउट के अर्थमेटिक सम के इक्वल होगा। क्लियर? दैट मीन्स V की जगह क्या पुट करूंगा मैं? IR। V1 की जगह क्या पुट करूंगा? V1 की वैल्यू IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। क्या तीनों में I कॉमन है? ऑफ कोर्स कॉमन है। रिमेनिंग क्या रहा? R1, R2, R3। I से I कैंसिल आउट, तो मेरे पास R क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? R इक्विवेलेंट। दैट मीन्स अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करता हूं, यहां पे मैंने क्या कहा था? टोटल R, ये जो R है ये सेम है, यहां पे मैंने R इक्विवेलेंट की बात कर रहा था। ये जो R इक्विवेलेंट है ये कितना होगा? अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स अगर सीरीज में मैं कोई सर्किट ऐड कर रहा हूं या सीरीज में मैं कुछ 3 रजिस्टर्स को ऐड कर रहा हूं तो उनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उनके डायरेक्टली अर्थमेटिक सम के इक्वल होगा। कुछ एग्जांपल लेके समझे इन चीज को। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल इसको 1x पे समझे, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा स्पीड से कन्वे कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको 1.5x करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा, नोट डाउन नहीं करना है, ये एज इट इज जो एनोटेशंस के साथ जितनी भी पीडीएफ्स है ये मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करो, प्रिंट आउट्स निकालो और अपने नोट्स में अटैच कर सकते हो। एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम एंड R3 की वैल्यू 5 ओम, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप। देन R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। तो इस सर्किट के अंदर मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? 10 ओम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? देन सीरीज कॉम्बिनेशंस क्लियर हुआ? एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो R इक्विवेलेंट डायरेक्टली अर्थमेटिक सम के इक्वल होगा। रीजन, सीरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मेरा I कांस्टेंट रहता है। क्या इस चीज को मेंशन करना है कहीं पे? सेम बोलना सही रहेगा। सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। जो मेरा I है, करंट है, वो सीरीज में क्या रहेगा? सेम। क्लियर? इस पॉइंट को समझे? ठीक है। अब एक छोटी सी स्लाइड है, लास्ट उसको स्टडी करते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस। ज्यादा लेंदी नहीं है, केवल जो हमने ओके छोटी सी माइल्यूट मिस्टेक हो गई, जो ये लोअर केस थे ये रिमूव हो गई कॉपी पेस्ट करते टाइम। कोई ना, मैं इनको इरेज करके दोबारा राइट डाउन कर देता हूं। R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड V is equals to V1 plus V2 plus V3। ठीक है। Characteristic of series combination, same current is flowing through all the resistance। हमने अभी 2 मिनट पहले बात की थी कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में जब भी मैं रजिस्टर्स की बात करूंगा उनके अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है वो सबकी सेम रहेगी। जितनी R1 से पास होगी उतनी R2 से होगी, उतनी ही R3 से होगी। ठीक है। I क्या होगी यहां पे? सेम ऑल रेजिस्टेंस के अंदर से
Second, the effective resistance is the sum of individual resistance. That means R effective या R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. नेक्स्ट, द अप्लाइड वोल्टेज, जितना मेरा बैटरी के अक्रॉस टोटल वोल्टेज होगा वो जितने मेरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आउट होने वाले पोटेंशियल सम के अरिथमेटिक सम के इक्वल होगा। V इक्वल्स टू V1 V2 V3। V1 क्या है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V2 सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और थर्ड V3 थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आउट। इन तीनों का अरिथमेटिक सम मेरे टोटल ईएमएफ के इक्वल होगा। कैसे? सपोज हमने जो ओम्स लॉ स्टडी किया था, ओम्स लॉ के अंदर हमने वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टेट को शिफ्ट किया था। तो जब रियोस्टेट की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम की थी हमने, तब मिनिमम करने पे उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आउट था? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मैंने उसको मैक्सिमम किया तो उसमें टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप आउट कैलकुलेट हुआ था? 5 वोल्ट, जबकि इनपुट सप्लाई कितनी थी? 10 वोल्ट। तब हमने एज्यूम किया था कि अगर इस अननोन रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा टोटल 5 वोल्ट ड्रॉप आउट हो रहा है तो रिमेनिंग 3 वोल्ट कहां ड्रॉप आउट हो रहा है? रियोस्टेट पे। क्लियर हुआ पॉइंट? और उनका दोनों का डायरेक्टली सम 3 + 5 कितना हुआ? 8 वोल्टेज, जितना मेरी बैटरी की सप्लाई थी। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, लास्ट, द मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय ए रजिस्टर हैविंग द हाईएस्ट रेजिस्टेंस और द वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। इस चीज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे जो R1 की वैल्यू जितनी हाईएस्ट होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आउट भी उतना ही हाईएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर। आई मेरा कांस्टेंट है, तो R जितना मैक्सिमम होगा वोल्टेज भी उतनी हाईएस्ट होगी, पोटेंशियल ड्रॉप आउट भी उतना ही हाईएस्ट होगा। The maximum power is consumed by the resistor having the highest resistance or the voltage drop out is the maximum across the highest resistance। इसका डायरेक्टली रिलेशन किससे हो सकता है कि अगर मैं पावर की बात डिफाइन करता हूं, the maximum power consumed by the resistance having the highest resistance, highest resistance that means अगर मैं किसी सॉकेट के अंदर चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज कर रहा हूं तो जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ही पावर कंज्यूम करेगा। अगर मैं उसी सॉकेट के अंदर वो पानी गर्म करने वाली रोड को कनेक्ट करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उतनी ही पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। क्लियर पॉइंट? जितना वोल्टेज ड्रॉप आउट उसका इंक्रीज होगा, किस पे डिपेंड करेगा? उस पे रेजिस्टेंस पे। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज हमने रेजिस्टेंस देखा। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रजिस्टर कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने उसके कॉम्बिनेशंस देखे। तो सबसे पहला कौन सा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस की पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ऑल रेजिस्टेंस। मैं बार बार इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्यों बार बार इसी को रिपीट कर रहा है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करंट कांस्टेंट नहीं रहेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सेम करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर? गेट इट? जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके आंसर्स के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशंस की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।